आखिर मई सन 1783 में स्टुअर्ट डिबूसी से लड़ने निकल पड़ा। उसने डिबूसी को कड्डलूर में घेर लिया। पश्चिमी तट पर मंगलौर में कैंपबेल घिरा हुआ था और यहां पूर्वी तट पर डिबूसी। मद्रास की बची हुई आधी सेना धारापुर में कर्नल फुलारटन के साथ पड़ी हुई थी। अब तक एडमिरल ह्यूज बंबई से वापस मद्रास लौट आया था और उसने समुद्र के रास्ते स्टुअर्ट की मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसे सफरिन ने रोक लिया। तो दोनों के बीच कड्डलूर का समुद्री युद्ध हुआ। इसमें ह्यूज को भयानक नुकसान हुआ और किसी तरह से मद्रास की नौसेना सर्वनाश से बच गई। समुद्र के रास्ते अब स्टुअर्ट को कोई मदद नहीं मिलने वाली थी। इससे घेरा डालकर बैठे हुए स्टुअर्ट की परेशानियां और भी बढ़ गईं। यूरोप में हुए युद्ध विराम की खबर जून सन 1783 में भारत में आई। फुलारटन स्टुअर्ट की मदद के लिए कड्डलूर जाने लगा, लेकिन रास्ते में ही उसे यूरोप में युद्ध विराम का पैगाम मिला, तो वो कावेरी के दक्षिण में निकल गया, पालीगारों को अपने काबू में रखने के लिए। दूसरी तरफ सफरिन ने कड्डलूर में एक फ्रांसीसी पलटन उतारी। इससे कड्डलूर का घेरा लगभग उलट गया। अब डिबूसी स्टुअर्ट पर भारी पड़ने लग गया था। स्टुअर्ट हथियार डालने में ही था कि इतने में किस्मत ने फिर से अंग्रेजों का साथ दे दिया। यूरोप में शांति की खबर कड्डलूर पहुंच गई। तो सन 1783 की पेरिस की प्रसिद्ध संधि होने जा रही थी। ब्रिटेन हार मान चुका था। फ्रांस की मदद से और अपने पराक्रम की बदौलत अमेरिकी क्रांतिकारियों ने ब्रिटेन से अपनी आजादी छीन ली थी और फ्रांस के भारतीय उपनिवेश बहाल हो गए। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच संधि वार्ता के साथ ही कड्डलूर की घेराबंदी भी खत्म हो गई। अगर डिबूसी जीत जाता तो हो सकता है कि कड्डलूर आज पौंडीचेरी का हिस्सा होता, लेकिन इस संग्राम में डच गणराज्य अंग्रेजों से हार गया था, इसीलिए उसे नागापट्टनम गंवाना पड़ा और इस लंबे संघर्ष ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर तोड़कर रख दी। लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन के बीच संधि की एक शर्त यह भी थी कि उनके सभी सहायक राज्य युद्ध बंद कर देंगे। तो इस संधि का 16वां अनुच्छेद मैसूर पर भी लागू होता था। टीपू सुल्तान को कैसा लग रहा होगा? पिछले ही साल मैसूर पर सालबाई की संधि थोपी गई थी और इस साल ये पेरिस की संधि। डिबूसी ने सभी फ्रांसीसियों को वापस बुलाना शुरू कर दिया, तो बेदनूर के मोर्चे से टीपू के साथ आए हुए फ्रेंच सिपाही भी साथ छोड़कर चले गए। टीपू फ्रांसीसियों से पहले ही निराश था और अब उसकी निराशा और बढ़ गई। बेदनूर में शेख अयाज की गद्दारी और सलीवान प्लान के रूप में विश्वासघात से टीपू को बहुत धक्का पहुंचा। खैर चलो, छुपे शब्दों में ही सही, किसी अंतरराष्ट्रीय महासंधि में कहीं तो किसी भारतीय राज्य का नाम आया। फ्रांस और डच गणराज्य के महासंग्राम से हटते ही टीपू के पास अब संधि के अलावा और कोई चारा नहीं था। जुलाई सन 1783 में टीपू ने विधिवत और औपचारिक रूप से कर्नाटक का मोर्चा बंद कर दिया। 2 अगस्त सन 1783 को टीपू और कैंपबेल के बीच मंगलौर में युद्ध विराम हो गया। आखिर संधि वार्ता शुरू हुई। श्रीरंगापट्टनम में नहीं, मद्रास में भी नहीं, बल्कि मंगलौर में, टीपू सुल्तान की तलवार के साये में। लेकिन यह डगर आसान नहीं थी। कड्डलूर की घेराबंदी से मुक्त होकर कई अंग्रेज सिपाही फुलारटन के साथ हो लिए, तो फुलारटन की पलटन काफी बड़ी हो गई। इन बेचारे सिपाहियों को साल भर से तनख्वाह नहीं मिली थी। अगस्त में मैकार्टनी ने उसे वापस मैसूर पर हमला करने के लिए धारापुरम भेज दिया कि अगर टीपू संधि न करे तो वो श्रीरंगापट्टनम पर चढ़ाई कर सके। अक्टूबर सन 1783 में फुलारटन ने अपना मैसूर अभियान आगे बढ़ाया। नवंबर में उसने पालघाट यानी पलक्कड़ पर कब्जा कर लिया। फिर कुछ ही दिनों बाद उसने कोयम्बटूर पर भी कब्जा कर लिया। अब श्रीरंगापट्टनम का रास्ता बिल्कुल साफ था, लेकिन अपनी राजधानी पर होने वाले इस हमले को अनदेखा करके टीपू एक प्यादे को मंगलौर में घेर कर बैठा था। इस मोर्चे पर तैनात मैसूर सेना का मुखिया रोशन खान फुलारटन को युद्ध विराम की दुहाई देता रहा, मैकार्टनी के खत भी दिखाता रहा। इसीलिए रोशन खान ने युद्ध नहीं किया और फुलारटन उसकी अनदेखी करके आगे बढ़ता रहा। मैकार्टनी दोनों तरफ से खेल खेल रहा था। एक तरफ शांति की बातें कर रहा था, दूसरी तरफ फुलारटन को उकसा रहा था। बंबई से मैक्लॉयड ने आकर मंगलौर के किले में बैठे कैंपबेल को राहत सामग्री और रसद पानी पहुंचाया। तो इस तरह से चुपचाप युद्ध की तैयारियां हो रही थी। फिर मैक्लॉयड ने दिसंबर सन 1783 में कन्नूर के मापिला यानी मोपला लोगों के अरक्कल राज्य पर कब्जा कर लिया। यह अरक्कल राज्य मैसूर का साथी था। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने मालाबार और कुर्ग में टीपू के खिलाफ विद्रोह भड़का रखा था। यह सब कुछ युद्ध विराम का साफ साफ उल्लंघन था। इन सब बातों को टीपू ने युद्ध ही समझा और इस युद्ध को आगे बढ़ाने की ताकीद दी। लेकिन अंतरराष्ट्रीय संधि का दबाव केवल टीपू पर ही नहीं,
बल्कि वॉरेन हेस्टिंग्स और मैकार्टनी पर भी था। तो अब मैकार्टनी ने जनवरी सन 1784 में मद्रास की इस बची हुई आखिरी साबुत पलटन को वहीं रुकवा दिया और जल्द से जल्द मद्रास लौटने के आदेश दे दिए। उधर मंगलौर में कैंपबेल पर टीपू ने सख्तियां बढ़ा दी। इसके कारण जनवरी सन 1784 में मंगलौर के अंग्रेज पलटन ने भारी नुकसान के बाद अपने हथियार डाल दिए। इन सारी समस्याओं से गुजरते हुए कभी हां कभी ना करते करते आखिर 11 मार्च सन 1784 के दिन मंगलौर की ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, लेकिन टीपू की शर्तों पर। टीपू ने अपनी कैद से बचे खुचे अंग्रेजी अफसरों और सिपाहियों को रिहा किया। अंबूर और सातगढ़ के किलों के अलावा सारा कार्नाटिक छोड़ दिया। मालाबार फिर से टीपू के हाथों में आ गया। इस मंगलौर की संधि ने कृष्णा नदी के दक्षिण के भारत को दो प्रभाव मंडलों में बांट दिया, जिन्हें आप नक्शे में साफ साफ देख सकते हैं। तंजौर का मराठा राजा और अर्काट नवाब दोनों ही पहले से ही कंपनी के पिट्ठू बन चुके थे। अंग्रेजों की पकड़ और भी मजबूत हो गई और अब स्पष्ट रूप से त्रावणकोर भी अंग्रेजों के प्रभाव में आ गया। लेकिन कोचीन तक टीपू का प्रभाव मंडल था। इस संधि से वॉरेन हेस्टिंग्स झल्ला उठा और उसने इसको मैकार्टनी की गद्दारी कहा। मंगलौर की संधि में टीपू ने जानबूझकर मराठों का और सालबई की संधि का जिक्र नहीं किया। पर कुछ भी हो, यही वो आखिरी मौका था जब किसी भारतीय शासक ने अंग्रेजों से अपनी शर्तें मनवाई